अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जहांगीर बाबर और मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, इनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किस टीम के ऊपर आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ फराज भाई मौजूद हैं, फराज कासिम। वी आर ग्रेटफुल दैट ही हैज़ जॉइन्ड अस। उसके साथ हमारे साथ यासिर भाई भी मौजूद हैं, हमारे यूजुअल को-होस्ट। और सियाल भाई एक और कराचीआइट्स जो है ना, उन्होंने हमें थोड़ी देर में जॉइन करना है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। आज हमने बात करनी है कराची किंग्स के ऊपर क्योंकि मैंने ये सिलसिला एक शुरू किया है पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने का। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे और फराज भाई से पूछेंगे कि क्या कराची किंग्स को विंग्स लगने वाले हैं और सबको उड़ा के लेके जाने वाले हैं वो अपने साथ में या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। प्लेजर टू बी हियर यार, इट्स एन ऑनर। और कराची की बात करने के लिए तो हमेशा हाजिर हैं यार। और देखें, अब बात करते हैं कराची का, देखते हैं। जो एक बहुत ही ट्रिकी टीम है इस बार, इट कैन गो ईदर वे, सो या विल डाइव इनटू इट। जी थैंक यू यासिर भाई फराज अस्सलाम भाई फॉर वालेकुम। कमिंग, वेलकम टू आवर शो। और आप डिस्क्लेमर भी दे दें अपने रेलू कट्टे के टीम को कि आप इस चैनल पे नहीं आ रहे परमानेंटली। मैंने कहा वो बेचारे आपको बैश ना करना स्टार्ट कर दें। नहीं, मुझे बैचिंग तो सिर्फ ये मिलने वाली है कि जब हमें अपने रेलू कट्टे के शो करने होते हैं तो एक दूसरे को जमा करने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और वो बोलेंगे कि तुम दूसरे शो में पहले बैठे हुए हो। तो हाँ, ये तो मुझे सुनने को मिलेगा। सो एनीवेज, प्रिपेयर फॉर दैट। नहीं, वो मुझे आइडिया है साकिब भाई बेचारे अकेले फंस जाते हैं और आप लोग आते जाते रहते हैं उस शो में। तो यार वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई डू रियली एंजॉय योर शो एज़ वेल। रेलू कट्टे मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ जब से आप लोगों ने शुरू किया है। तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं से ही मिलती है, पीएसएल के हवाले से, डिटेल में प्लेज के हवाले से, ड्राफ्ट के हवाले से, प्लेज की अवेलेबिलिटीज के हवाले से, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता लेकिन आपका शो देख के ही पता चलता है। तो यू गाइस आर एब्सोल्युटली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच। चलिए जी, स्क्वाड के ऊपर बात फिर शुरू करते हैं। फराज भाई पहले तो ये बताइए कि बाबर आजम को कैसे जाने दिया आप लोगों ने, और द गाइज यू एक्चुअली एक्सचेंज विद बाबर आजम, आर यू गाइस हैप्पी विद हिम? हैदर अली आपके पास आ गए थे, शुएब मलिक भी आ गए थे। तो हाउ डू यू सी दिस चेंज? ये जाकिर भाई, वो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो कराची का ऑप्शन था जाने देना का उसको, क्योंकि वो उसका आखिरी खुद ही फैसला था। और बाबर, अगेन बाबर के ऊपर तो हम लोग ट्विटर पे हर जगह इतनी बात कर चुके हैं। बाबर एज अ कैरेक्टर ऑब्वियसली ही इज बिकम अ बिग बिग सुपरस्टार नाउ। ठीक है, पिछले साल भी जो उसने कप्तानी की थी वो उसने डिमांड किया था। ठीक है, वो उसने कहा था कि मैं अगर टीम में रहूंगा तो मुझे कप्तानी चाहिए, और उसको कप्तानी दे दी गई क्योंकि वो पाकिस्तान के कैप्टन बन चुके। इवन दो इमाद जो है वो एक ज़ाहिर है एक टाइटल जिता चुका था आपको, तो टाइटल विनिंग कैप्टन को हटा के बाबर, तो ऑब्वियसली टीम के अंदर आपको नजर ही आ रहा था, परफॉर्मेंस से ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि एक यूनिटी नहीं थी, थोड़े से यू नो कैंप्स बन गए थे। तो उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में आपने देखा कि वसीम अकरम हो गए, फिर दूसरे चैनल पे कोई आमिर बैठा हुआ है, एक जगह इमाद बैठा हुआ है, वो उनको ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो साइंस तो आपको टेल टेल साइंस नजर आ गए थे कि अब वो नहीं चलने वाला, और वो पहले ही फैसला हो गया था कि आई थिंक बाबर, सो बाबर जैसे फुटबॉल में, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग रोनाल्डो टू बाबर एट ऑल, लेकिन जब रोनाल्डो का मैनचेस्टर सिटी जाने का हो रहा था, फिर एकदम वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गया था, तो पेप गार्डियोला जो है मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर से सवाल हुआ कि आपने रोनाल्डो को कैसे जाने दिया। तो उसने बोला कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर जो हैं उनको कोई जाने नहीं देता, वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। तो बाबर भी इतना बड़ा प्लेयर है कि आई थिंक ही मेड अप हिज माइंड ऑलरेडी, सो कराची के हाथ में था ही नहीं उसको रोकना। जी बिल्कुल। अच्छा, स्क्वाड के ऊपर बाकी जो प्लैटिनम की पिक्स है ना, जरा उनसे शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ऑस्ट्रेलियन कम ही आके खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, स्पेशली जो करंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि अपना उनका बिग बैश भी चल रहा होता है, डोमेस्टिक सीजन भी होता है, फिर उनके इंटरनेशनल मैचेस भी चलते हैं। तो ये एक बड़ा नाम है, स्पेशली 2021 के टी20 वर्ल्ड कप से तो हमें बड़ी अच्छी तरह से ये याद है। मैथ्यू वेड विकेट कीपर बैट्समैन, कराची को विकेट कीपर चाहिए भी था, तो मैथ्यू वेड की शक्ल में उन्होंने पहली अपनी प्लैटिनम की पिक की थी। तो हाउ डू यू सी दिस पिक, फराज भाई? यार, आपने अगर कराची वाला शो देखा होगा, उसमें मैंने जिक्र किया था मैथ्यू वेड मुझे पहले से, इवन बिफोर दो सिक्सेस और एवरीथिंग, मुझे पहले से बड़ा पसंद है। कुछ प्लेयर होते हैं, किसे सैल भाई आ गए। सैल भाई, आपको आवाज आ रही है? पहले तो ये बताएं। जी, जी, आ रही है। थैंक यू, सलाम चले, अलैकुम। मुबारक हो। अच्छा, मैथ्यू वेड, यार देखिए, जब मैथ्यू वेड मुझे काफी अरसे से मुझे पसंद था, क्योंकि एक दफा वो टीम में आया, फिर बाहर हुआ। एंड अच्छा, मैं अगेन, क्योंकि आप कहते हैं कि आप रेलू कटे देखते हैं, आपको एक बात जरूर पता होगी कि मैं जो है हमेशा बात करता हूँ प्लेयर के मेंटल स्ट्रेंथ की, तो मुझे वो प्लेयर हमेशा ज्यादा पसंद होते हैं। भले वो कम टैलेंटेड हो, बट अगर ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, दे विल बी
always more useful than the more talented player who is not mentally tough. So Wade was completely sidelined few years ago. He did वो आप अगर आप देखें तो वो buff up करके आया अपने आप body building करके. I mean that doesn't signify anything, but it और एक नए vigor के साथ वापस आया and he made his way from Big Bash to white ball then red ball. So I think that shows how mentally tough he is. He doesn't give up. So आप इस तरह के player अगर आते हैं. दूसरा I do understand the caveat के यार ये जो player होते हैं आजकल क्योंकि leagues इतनी हो गई हैं obviously जैसे मैंने कहा था जुम्मा बाजार तो क्योंकि अब वो जैसे वो एक यार एक वो एक्टर है ना क्या नाम है उसका मिर्जापुर में जो है वो द मेन गाय अगेन इज अ वेरी फेमस एक्टर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था तो वो उनसे पूछा कि आप कैरेक्टर में कैसे आते हैं जब आप शो करने कहते यार हम इतने शो कर रहे हैं एक वक्त में हम 6, 7, 8 शो 9, 10 शो कर रहे होते हैं तो हम सुबह एक शो की रिकॉर्डिंग करते हैं शाम दूसरे शो की तो अक्सर उसका कैरेक्टर मैं उसमें प्ले कर रहा था मैं आई डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू कैरेक्टर मैं भूल जाता मैं कौन सा तो इनका भी कुछ इसी तरह के कि वो जुम्मे को एक लीग खेल रहे होंगे अगले जुम्मे को दूसरी लीग खेल रहे होंगे तो जो एफिलिएशन और जो एसोसिएशन शायद टीमों से अब वो ना बन पाए अनलेस कि वो आईपीएल हो क्योंकि वो 2-2.5 महीना चलती है और उसके डिफरेंट पर्क्स हैं सो आई डोंट नो कि टीम एसोसिएशन टीम बिल्डिंग उसमें उनका कितना किरदार होगा लेकिन जो एक बड़ा प्लेयर होता है ना वो हमेशा आई थिंक दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पीपल अराउंड देम एज वेल बट इट डिपेंड्स हाउ मच ही गेट्स इंटीग्रेटेड क्योंकि कराची टीम में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो है टीम कल्चर का आई थिंक सो that's the biggest flaw I think in Karachi other than a lot of other big flaws. Very well explained. जी यासर भाई over to you. जी मैथ्यू वेड का जिस तरह उन्होंने बताया और मैं फराज भाई के साथ टोटली एग्री करता हूँ उस पॉइंट पे कि बिफोर इवन विनिंग दिस सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान मैथ्यू वेड को मैं हमेशा उस कैटेगरी में ऑफ प्लेयर्स में कंसिडर करता था जो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थे और वो उससे पहले उसकी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में भी आए इन एंड आउट होते रहे लेकिन समहाउ उनका कमबैक जो हुआ था और उससे पहले जो बिग बैश के अंदर वो काफ़ी ही वाज लाइक वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द होल टूर्नामेंट जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई थी तो आई मीन इट वाजंट सरप्राइजिंग क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा था समहाउ मुझे लगता है कि उस सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने होमवर्क नहीं किया हुआ था मैथ्यू वेड पे बट एनीवेज अभी रिसेंटली मैं बिग बैश जो देखा है तो मैथ्यू वेड की कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है हॉबर्ट हरिकन्स की तरफ से खेल रहे हैं वो जिसमें हमारे 3 अदद शहजादे इस्लामाबाद के भी खेल रहे हैं उनके साथ तो ओवरऑल उन्होंने कोई 9 इनिंग्स में अबाउट 250 के करीब स्कोर किया है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेली सिवाय एक आध के मुझे याद है वो भी लूजिंग कॉस्ट के अंदर बट अदर देन दैट आई थिंक इट विल बी रियली गुड टू सी कि किस तरह वो जेल करते हैं कराची किंग्स के स्क्वाड के अंदर जी बिल्कुल मैथ्यू वेड का जो सबसे अच्छी चीज जो है मुझे लगती है ना ही इज फ्लेक्सिबल विद द बैटिंग ऑर्डर ही कैन बैट एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर ही कैन ओपन ही कैन बैट एट 3 ही कैन प्ले एज अ फिनिशर तो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना किसी भी टीम को इन द बैटिंग ऑर्डर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कराची किंग्स के लिए क्योंकि कई प्लेयर जैसे बाबर थे या शर्जील हैं उनको आप ओपन के अलावा कहीं पे खिला नहीं सकते हो लेकिन मैथ्यू वेड इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु कुड प्ले एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर सो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग फॉर कराची किंग्स कि वो उसको कहीं भी खिला सकते हैं जी सियाल भाई फाइनल वर्ड आपसे ले लेते हैं आप भी दुआएं कर रहे होंगे कि कहीं मैथ्यू वेड जो है वो 2021 वाला दोबारा से जाग जाए और कराची किंग्स को कुछ मैचेस जितवा दे आई थिंक वो तो उसने अपना काम कर दिया है वेड ने जो उसने करना था लेकिन या आई थिंक जोक्स अपार्ट लुक ही इज अ गुड पिक लाइक यू सेड लाइक यू ऑल सेड कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है और लाइक जिस तरह फराज भाई ने भी कहा मैं उसको एको करता हूँ कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट राइट सो आई वुड रादर हैव एन इंटेलिजेंट गाय who we know may have some limitations but you know exactly what to expect from him right versus a same guy in the Karachi Kings squad I'm sure उसकी बात करेंगे हैदर अली की बात करेंगे आगे भी जो कि he's got all the talent but again थोड़ा सा इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है शॉर्ट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है तो वेड जैसे कैरेक्टर्स जो है वो हमेशा टीम में होने चाहिए जितने बेहतर होते हैं जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा सो यस आई एम ऑल फॉर वेड और जिस तरीके से आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इज वेरी फ्लेक्सिबल तो आई होप कि द थिंक टैंक इफ देयर इज अ थिंक टैंक फॉर कराची किंग्स क्वाइट फ्रैंकली वो जो है उसका सही तरह यूज करे नॉट जस्ट लिमिट टू हिम इन द फिनिशर्स रोल आई थिंक अच्छा फाइनल एक मैं चीज पूछना चाहूंगा फराज भाई कि वेयर वुड यू बैट मैथ्यू वेड इन द बैटिंग ऑर्डर कीपिंग इन माइंड कि आपके पास बाकी के जो ऑप्शन हैं बैटिंग ऑर्डर में
यार ओपन पे तो मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि फिर अगर शर्जील और वो दोनों लेफ्टी टू लेफ्टी, मैं ओपनिंग में हमेशा पता नहीं क्यों आई एम वेरी पार्शियल टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज होती है, लेकिन हमेशा बॉलर को एडजस्ट करना, फील्ड एडजस्ट करना एक अनोयंस होती है फील्डिंग साइड के लिए। सो आई थिंक आई वुडंट गो फॉर हिम। आई थिंक एज ए फिनिशर के तौर पे आई वुड से कि ज्यादा, क्योंकि अगेन वही जो आप लोग बात कर रहे थे, तजुर्बा और एग्जीक्यूशन वगैरह, आई थिंक वहाँ ज्यादा काम आएगी। सो आई थिंक डाउन द ऑर्डर एज अ फिनिशर 5-6 पे आई थिंक वुड बी अ ग्रेट वे टू यूज हिम। जी बिल्कुल, as I said earlier, he can bat anywhere in the batting order and can be valuable anywhere. जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी T20 फॉर्मेट में एज अ बैट्समैन आप में रहती है ना, उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आप मेंटली ओपन रहते हैं कि मैं किसी भी जगह के ऊपर जाकर अपनी टीम को मैच जितवा सकता हूँ। तो दैट्स इट फॉर मैथ्यू वेड जी। आई होप कि ही प्लेज वेल फॉर कराची किंग्स और मैचेस इनको जितवा दे। अब अगली पिक जो है इनकी प्लैटिनम की, वो है इमरान ताहिर। आई नो इज 43 ईयर ओल्ड, लेकिन अभी भी वो ऐसे ही है जैसे वो 23 हैं। जहां भी खेलते हैं परफॉर्म करते हैं। आई नो कुछ लोगों को रिजर्वेशन थे कि यार इमरान ताहिर अभी उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, पता नहीं कितने साल खेल सकते हैं, इतने ज्यादा वो उनका इम्पैक्ट रहने वाला है गेम के ऊपर या नहीं। लेकिन उन्होंने इस साल भी जो भी फराज भाई क्रिकेट खेली है उसमें ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। सीपीएल में आउट किए हैं, अभी ये एमिरेट्स की जो नई लीग है उसमें खेल रहे हैं, उसमें भी 2 मैचेस में 5 आउट कर चुके हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इमरान ताहिर? और जो लोग ये कहते हैं कि यार शायद किसी यंगस्टर की तरफ जाना चाहिए था फ्यूचर को देखते हुए, तो आपकी क्या टेक है इसकी? यार इमरान ताहिर को लेके दो मेरे जो है ना मेन पॉइंट्स हैं। एक ये कि क्योंकि ऑब्वियसली कराची का जो पिछले साल डिजास्टर हुआ था, डिबाकल सीजन हुआ था, तो दे आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म फिक्स। ठीक है ना, कि दे आर लुकिंग फॉर सक्सेस नाउ रादर देन सक्सेस टुमारो। सो सक्सेस नाउ कैसे आप अचीव करते हो कि एक मंचे हुए खिलाड़ी को जो कि डन एवरीथिंग, जो कि शोर शॉट आपको 10 में से 6-7 की परफॉर्मेंस 7 आउट ऑफ 10, तो 8 6 आउट ऑफ 10, 7 कभी 8 आउट ऑफ 10 आपको दे ही देगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली ही इज घाट का पानी पिया हुआ है उसने, एंड ही इज प्रूवन हिमसेल्फ ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तो ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, ये लॉन्ग टर्म फिक्स नहीं है, लेकिन उनको दे वांट सक्सेस राइट नाउ। ओके, दैट्स वन। नंबर 2, ये इमरान ताहिर जैसे प्लेयर अब जो होते हैं ना, जो कि इस एज के इस दायरे में आ चुके होते हैं, उसमें अगेन और भी प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं क्योंकि काफी ओल्ड टीम है, लेकिन इमरान ताहिर ऑन स्पेसिफिक क्या होता है कि ऐसे प्लेयर कैन गो वन ऑफ टू वेज। एक तो यार ये होता है कि they've done everything, they've made all the money, they've proven everything, तो वो they stop caring कि यार अब वो सिर्फ बस वक्त गुजार रहे हैं, या just playing for the sake of playing। लेकिन Imran Tahir I think comes into the category who still whenever he plays I think he gives it his all। तो I think इस तरह के player जैसे मैंने मैथ्यू वेड का भी बोला, people who give it their all and try to inspire people around them। So I think there is I think he gives out the vibes that he expects a lot from everybody around him। तो I think वो तजुर्बा, वो चीज अगेन जो कल्चर हमारे पास नहीं है कराची में, शायद he will be able to more than his on field, I think off field he will be a great influence for the youngsters, which जो कि बहुत कम है हमारी टीम में, but still। जी जी बिल्कुल, एक वैल्यू जो ऐड कर सकते हैं वो ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेंटोर का रोल वो मुल्तान सुल्तान में भी प्ले करते रहे हैं, वाइल कुछ गेम मिस करते थे, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी किसी भी टीम के साथ, वो एग्जाम्पलरी है। तो जी सियाल भाई, हाउ डू यू सी इमरान ताहिर इन योर टीम? क्या होप्स हैं आपकी? सियाल भाई की आवाज का मसला फिर से हो चुका है, तो यासर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं। जी यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन इमरान ताहिर? जी, आप लोगों ने अच्छी तरह सम अप कर दिया है, और फराज भाई राइटली सेड, मेरे ख्याल से उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक तो अभी किसी प्लेयर के बारे में रिसर्च करना हो तो जिस तरह 10,000 लीग चल रही हैं, पहले तो ये ढूंढना पड़ता है कि वो कौन सी लीग खेल रहा है अभी प्लेयर। तो लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक इमरान ताहिर जो है वो इन्वॉल्व है उसके साथ, एमिरेट्स लीग के साथ, और उसमें उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। तो ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर हु ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द टीम, नॉट ओनली विद हिज बॉलिंग but with his temperament, with his fielding also. Or definitely, I think dressing room will love somebody like his experience mingling out with the younger kids. एब्सोल्युटली। जी यासर भाई, अगली पिक हमारी कौन सा है? जरा आप भी कंट्रीब्यूट करें ना थोड़ा सा हमारे साथ, आप क्यों आराम से बैठे हुए हैं? यार अगली पिक जिस तरह आपने बात की है कि हम लोगों ने जो बाबर अली की रिप्लेसमेंट के तौर पे हैदर अली और शोएब मलिक को लिया है कराची किंग्स ने, तो उसके अंदर आई थिंक हैदर अली जो है, टू मैनी पीपल सरप्राइजेस प्लैटिनम कैटेगरी में उनको
कराची किंग्स ने लिया है, स्पेशली उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, बट आई नो कि हैदर अली हैज़ अ ग्रेट फैन फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। सो आप बताएं जहांगीर भाई, हाउ डू यू सी दिस स्वैप ऑफ बाबर आजम विद हैदर अली एंड शोएब मलिक? नहीं यार देखिए, अगर तो पहले तो आपने ये जैसे फराज भाई ने पहले कहा है कि बाबर एक्चुअली वांटेड टू गो, तो वंस ही वांटेड टू गो तो कराची को अब ये चाहिए था कि उनसे वो हासिल क्या कर सकते हैं बदले में। तो अगर उन्होंने बदले में हैदर अली और शोएब मलिक दोनों को ले लिया है ना, तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर कराची किंग्स। क्योंकि कई बार हम ना मिक्स कर देते हैं अपने प्लेयर की परफॉर्मेंसेस को फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट टू पीएसएल क्रिकेट। हैदर ने पीएसएल में इतना बुरा परफॉर्म कभी नहीं किया है, लास्ट सीजन थोड़ा सा उनका बुरा शायद गया था, लेकिन ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी के लिए ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल और उनका फ्यूचर भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ही इज ओनली आई थिंक 21 22 या 23 होंगे शायद, तो उनका फ्यूचर भी है। ही इज एक्साइटिंग प्ले टू वॉच, एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और एक एक जब टीम चेंज करता है ना कोई भी प्लेयर, तो कई बार उसके फॉर्चून्स भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे शोएब मलिक के साथ यहाँ पे भी खेलेंगे तो शायद उनका रोल ज्यादा और बेहतर हो सकता है, अगर क्लैरिटी उनको दी जाती है उनके रोल में कराची किंग्स में, जो कि डाउटफुल है जैसे फराज भाई पहले कह रहे थे। तो अगर वो दी जाती है तो हैदर के पास क्वालिटी तो है ना यार, कि हैदर अगर अपने उस टैलेंट के ऊपर पूरा उतरता है तो वो तो अकेला ही गेम जितवा सकता है, तो उसके टैलेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है। और व्हाट डू यू फराज भाई, हाउ डू यू सी दिस हैदर अली एडिशन? जी, और फराज भाई इसमें ये भी ऐड कर लें कि आप अगर मैनेजमेंट में हैं तो हैदर अली को किस पोजीशन पे खिलाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो कुछ लीग्स की तरफ से ओपन भी कर रहे थे बैटिंग बीच में। अभी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्हें नंबर 6-7 पे भी खिलाया गया है। तो मतलब वेयर डू यू सी हिम बैटिंग फॉर कराची किंग्स? यार हैदर पे मेरा ख्याल है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो स्वैप था, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाबर को तो हम रोक नहीं सकते थे। सो मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, आई थिंक वी डिड वेल कि बाबर की जगह शोएब और हैदर अली आ गए। तो हैदर यार मेरे हिसाब से ही शुड ओपन, क्योंकि और ओपन, और उसको टाइम दे देना चाहिए कि यार तुम 4 मैच फ्लॉप हो गए, 5 मैच फ्लॉप हो गए, तुम खेलोगे ओपन ही। क्योंकि आई थिंक ही व्हाट ही इज मिसिंग राइट नाउ इज अ लिटिल नॉट अ लिटिल, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बेसिकली। क्योंकि टैलेंट हम सब जो जितने भी क्रिकेट देखने वाले उनको दूर से नजर आ रहा है, देखे यार टैलेंट इसके अंदर बेशुमार है, लेकिन उसको हार्नेस करने की जरूरत है। और उसको पेशावर ने जिस तरह जर्क अराउंड किया था, ऊपर कभी नीचे फिर ड्रॉप, तो इट नेवर हेल्प्स अ प्लेयर्स कॉन्फिडेंस। एक जैसे आपने वेट का जिक्र किया था कि एक एस्टैब्लिश प्लेयर होता है ना, उसको जो सिक्योर होता है अपनी एबिलिटी में, अपनी पोजीशन में, तो उसको आप अगर मूव अराउंड भी करें तो ही डजंट फ्लिंच। लेकिन एक प्लेयर जो ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रहा है, कभी आप उसको ऊपर भेज रहे हैं, कभी आप उसको नीचे भेज रहे हैं, फिर आप उसको बिठा रहे हैं, तो आई थिंक दैट plays tricks on your mind as well. So what he needs is first of all a stable position with, I think with Sharjeel, I think we would make a good opening stand with Sharjeel. तो I think ऊपर रखें, ज्यादा से ज्यादा वन डाउन कर दें उसको। और दूसरा ये कि उसको हिलाएं नहीं, फिर उसको आप एक जगह छोड़ दें। और उसको ये अगेन एबिलिटी उसके पास है, सिर्फ ही हैज टू गेट इट मेंटली राइट। वंस ही गेट्स डिसीजन, देखिए उसका हैदर का एक यूनिक चीज जो उसका प्लस भी है, उसका नेगेटिव भी है। आप लोग देखें कि क्या होता है कि या तो प्लेयर स्लॉगर होता है या प्लेयर बाबर आजम की तरह प्रॉपर बैट्समैन होता है। इन बिटवीन बहुत कम प्लेयर होते हैं, कुछ जो पूरी एल्बो उठा के छक्का मारने की कोशिश भी करते हैं। जब वो स्ट्रेट भी खेल रहा होता है छक्का, तो वो चाहता है कि मेरा एल्बो भी ऊपर हो और मेरी वो पिक्चर भी वैसी खींचे। तो वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी टफ थिंग टू अचीव, क्योंकि ही वांट्स टू लुक एलिगेंट एंड ही वांट्स टू बी एग्रेसिव। सो दोस्त बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम प्लेयर ये अचीव कर पाए। रिकी पॉन्टिंग, आई मीन बहुत कम प्लेयर होते हैं। हिटर होता है तो वो हिटर ही होता है। So there's a very fine balance that he wants to achieve. So I think he needs. I think Johan Botha would be a good character to mentor him. Again, he was not a great batsman, but again a good mind who has been in Islamabad United, a champion team, been around the world, been around the leagues. I think so. He needs mentoring. Talent में तो कोई कमी नहीं है. I think he will be a great asset to Karachi, even if not now, but in the long run, he will be a great asset to Karachi. वेरी वेल सेड फराज भाई। चलें अब आगे नेक्स्ट डायमंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। और कराची किंग्स, आई थिंक दे हैव पिक्ड अ वेरी गुड इन डायमंड कैटेगरी इन द फॉर्म ऑफ लाइक जेम्स विंस, और उसके साथ जेम्स फुलर हैं, जो दोनों ब्रिटिश प्लेयर्स हैं। तो जेम्स विंस काफी हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं अब तो डोमेस्टिक सारी की सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। तो हाउ डू यू सी दिस साइनिंग ऑफ जेम्स विंस, फराज भाई, विद कराची? I'll try to keep it short on these guys, क्योंकि obviously इनका
जेम्स विंस यार देखें आपने जैसे बोला हाउस होल्ड नेम, he's been in the PSL, सबसे PSL का एक्सपीरियंस थोड़ा सा लोग अंडर वैल्यू करते हैं, आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट, और स्पेशली वो मुल्तान के साथ भी खेल चुका है, तो ही एक होती है ना कामिंग प्रेजेंस, एक तो शोएब मलिक भी टीम में है, वो भी कामिंग प्रेजेंस है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में कामिंग प्रेजेंस है आई थिंक, क्योंकि विंस आप लोगों को याद होगा कि he came to the forefront as a test player initially, and then he developed his white ball game as well. So I think he doesn't have a lot of flaws, and he is technically very correct. और आपको अगर मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए तो आई थिंक जेम्स विंस वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। फुलर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, फुलर को मैंने नहीं देखा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि प्लेयर को ढूंढने में भी 50 लीग हो रही होती है आपको, किस फुलर 100 में भी मैंने फुलर को देखा, और अभी कोई और लीग हो रही थी उसमें भी मैंने उसको देखा, लेकिन ये जो इस तरह के प्लेयर होते हैं जो मीडियम पेस करते हैं, थोड़ी सी बैटिंग करते हैं, वो इतने सारे हैं, वो आपके दिमाग में सब मिक्स हो जाते हैं। मुझे साकिब भाई सवाल कर रहे थे कि एंड्रयू टाई या फुलर, मैंने कहा आप किसी को भी खिला दे शायद मुझे पता भी ना चले कौन सा खेल रहा है, क्योंकि वो सारे प्लेयर आपस में ये मीडियोकर प्लेयर जो होते हैं ना मिक्सअप हो जाते हैं। 32 साल का है, I've seen him but I've not seen him enough, so I wouldn't comment on him, but James Vince middle order I think is a good pick. जी बिल्कुल, जेम्स विंस का भी ये भी है कि वो भी डिफरेंट नंबर के ऊपर बैटिंग कर सकता है, क्योंकि हैम्पशायर के लिए वो ओपन भी कर लेता है, नंबर 3 पे भी खेल लेता है, नंबर 4 के लिए इवन टेस्ट मैचेस में तो वो 4-5 के ऊपर भी खेल चुके हैं इंग्लैंड में। सो ही इज अनदर वन, इज अ क्वालिटी प्लेयर। जैसे आपने पहले भी कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं, फिर मुल्तान सुल्तान में भी खेले, कोटा ग्लैडिएटर में भी खेले, अब दोबारा से कराची के पास आए हैं, तो ही उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट लीग्स का और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग का भी, तो अच्छे प्लेयर साबित वो भी हो सकते हैं बिल्कुल। जेम्स फुलर जैसे आपने कहा फराज भाई कि इतना ज्यादा बात करने को हमारे पास होता नहीं है कुछ इन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उनको देखा नहीं होता है, लेकिन अगर ये फ्रेंचाइज वाले पिक करते हैं तो कुछ देख के ही पिक करते होंगे, क्योंकि अगर वो आई थिंक इज मेनली बॉलर हु कैन बैट एज वेल, लेकिन उनमें टाई रहने वाला है, टाई और इनके दरमियान में तो पता नहीं कौन खेलेगा, क्योंकि टाई के ऊपर हमने आगे आना है, तो टाई इज इन वेरी गुड फॉर्म एक्चुअली बिग बैश में, आई थिंक इज द लीडिंग, मेरा ख्याल है जी बिल्कुल इज द लीडिंग विकेट टेकर इन बिग बैश, तो ये टाई रहने वाला है, टाई और फुलर का कि कौन खेलेगा। तो इमाद वसीम की तरफ के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आई थिंक एंड देन विल गो टू मोहम्मद आमिर एज वेल। दोबारा से कैप्टन उनको बनाया गया है, पहले कैप्टन थे, लीग जीते भी, उसके बाद एज यू सेड बाबर वांटेड टू बी कैप्टन, तो इनको रिमूव किया गया, दोबारा से कैप्टन बने हैं और इज इन वेरी गुड फॉर्म एज वेल। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में कई बार वो अपने आप को अंडर यूटिलाइज करते हैं व्हेन इज कैप्टनिंग कराची किंग्स, उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे, अपने आप को बैटिंग में भी उस तरह से प्रमोट नहीं करेंगे, तो कितना ज्यादा रोल रहने वाला है इमाद वसीम का एज ए लीडर एंड एज एन ऑलराउंडर? यार अगेन मैंने दूसरे शोज में ये बात की थी, कराची की सबसे बड़ी जो इस बार एज होगी ना अगेंस्ट अदर टीम्स, वो होगी ग्रज। तो जो कराची के प्लेयर्स की, क्योंकि प्लेयर देखिए प्लेयर्स ऑन द फील्ड एक तो एबिलिटी पे खेलते हैं, एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन। कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसकी मोटिवेशन क्या है। सो इस बार कुछ प्लेयर्स हैं हमारे इंक्लूडिंग इमाद वसीम जिसकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, ही इज हाईली मोटिवेटेड टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि उससे कप्तानी ली गई जिस पे वो खुश नहीं था, उसके बाद उसको अब अगेन एवरीबडी नोज मीडिया में जो उसने बाबर के अगेंस्ट कमेंट्स किए हैं, टीम के अगेंस्ट कमेंट किए हैं, तो उसको तो उसने अपनी ही इज बर्न प्रीटी मच हिज ब्रिजेस ऑफ द नेशनल टीम, सो नाउ ही हैज द फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसमें उसने अपने आप को डुबो दिया है। So now I think he will be very much motivated to prove everybody wrong, firstly as a captain and as a player. अब मैंने सोशल मीडिया पे भी भले जितना गैर इत्तेफाकी का इजहार किया हो वो इमाद के साथ या आमिर के साथ उनका मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन जब बात आती है PSL की, जब बात आती है कराची की, तो मैं आई विल लुक एट इट इन कंप्लीट आइसोलेशन, और मैं जो है ना वो चीज़ें नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ। इमाद आई थिंक आपने जैसे आपने बोला कि फ्रेंचाइज लेवल पे आई थिंक ही इज प्रीटी, आई वुडंट से ग्रेट बट ही इज प्रीटी गुड, ही इज हैंडी, ठीक है ना। वो उसकी दो तीन चीजें हैं वही उसको करना आती हैं, वो सॉसर बॉल करता है, बैटिंग में आई थिंक बैटिंग उसने रिसेंट सीजन्स में अपनी बहुत इंप्रूव की थी, ही वाज 10-12 रन्स प्लेयर, लेकिन अगले उसने आपको याद होगा एक फिनिश भी किया था मैच जाके, तो आई थिंक ही इज इम्प्रूव्ड। और जब वो कप्तानी कर रहा होता है ना, तो आई थिंक उसकी अंडर यूटिलाइज जरूर किया अपने आप को, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो डिफरेंट थी। लास्ट सीजन उसकी इंटायरली डिफरेंट थी, ही वाज वेरी नॉनशलेंट बिकॉज ही वाज नॉट द कैप्टन। तो टेकिंग ओनरशिप वाली बात है, आई थिंक ही डज टेक ओनरशिप। सो again not the greatest all-rounder, but I think a very handy player, but a handy player with a lot to prove right now, and I think that gives him the edge.
एब्सोल्युटली वेरी वेल एक्सप्लेन्ड फराज भाई, बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि जो वर्ल्ड कप के बाद से जो सिनेरियो बना हुआ था ना, तो इन प्लेयर्स के पास काफ़ी ज़्यादा है प्रूव करने के लिए। आई थिंक अगले जो 2 प्लेयर्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, देन विल गो टू द इमर्जिंग में एक बहुत बड़ा इनके पास प्लेयर है और उसकी बात करेंगे। इन बिटवीन में तो वही हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं, ब्रीफली इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लेकिन शोएब मलिक हैं जी और मोहम्मद आमिर, वही जो आपने अभी इमाद वसीम के बारे में बात की है, वही थोड़े से ग्रजेस उनके पास भी हैं क्योंकि शोएब मलिक वांटेड टू प्ले हिज लास्ट टी20 वर्ल्ड कप। हालाँकि बाद में उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद एक हमारे सीनियर सहाफ़ी के शो में उन्होंने बोल दिया था कि मुझे बाबर ने पहले से ही बता दिया था कि मैं नहीं जाने वाला हूँ वर्ल्ड कप में, तो क्लैरिटी वहाँ पे थी। लेकिन फिर भी जिस करियर के अपने स्टेज के ऊपर अभी हैं शोएब मलिक, तो उनको पता था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, नहीं लेकिन नहीं खिलाया गया और ऊपर से फिर ट्रेड भी इन्हीं के साथ होके ये कराची के पास वापस आ गए हैं। तो उनके रोल क्या रहने वाला है कराची किंग्स के लिए? क्योंकि वो एक्सपीरियंस की थ्रू द मिडल ओवर्स और पीएसएल में जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के लिए मैं तो सरप्राइज़ हुआ कि चले हैदर को तो आपने जाने दिया है, लेकिन यार शोएब मलिक जैसा प्लेयर इतनी वैल्यूएबल इनिंग्स उसने खेली हैं, तो उसको कैसे जाने दे दिया इन्होंने? वो तो बिल्कुल उसका इफेक्ट था ना यार, बाबर और शोएब एक टीम में तो हो नहीं सकते थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो शोएब को भी रखते और वो बाबर को भी लेके आते, मुमकिन ही नहीं था ना, जो कि इतने मसले मसाइल थे, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल था। और उसमें कराची का फायदा अगेन, क्योंकि शोएब मलिक को इन आइसोलेशन देखें अगेन, इफ यू लुक एट आवर प्रीवियस शोज ऑन रेलू कट्टे, आई हैव ऑलवेज बीन एन एडमायरर ऑफ शोएब मलिक, just for the sole reason कि he was always very average in terms of talent. ठीक है, he was never massively blessed with any talent or bowling or batting, but उसने अपना he's worked hard, उस fitness आप उसकी देखें, so he's supremely fit right now even at the age of 40-41 जितनी भी उसकी age है, and he has made the most out of his limited ability. ठीक है, तो अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप आई डोंट नो आप लोगों को पता होगी, मुझे मुझे याद है जब बाबर आजम नया नया आया था, तो बाबर आजम का एक कोई इंटरव्यू था, उसमें उसने बताया था कि ही हैज मॉडल्ड हिज बैटिंग ऑन शोएब मलिक। तो शोएब मलिक वो जो थे उसके आइडियल बैट्समैन होता था, जो फेवरेट एबी डिविलियर्स हमेशा से था, लेकिन एक इंटरव्यू बहुत पहले था, बिल्कुल जब बाबर आजम अंडर 19 से नए नए आए थे, तो उसका इंटरव्यू हुआ था, तो उसने कहा था कि मैंने शोएब मलिक को हमेशा फॉलो किया एज अ बैटिंग टेम्पलेट, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो शोएब मलिक बैटिंग आपने कहा ना कंपोजर प्रोवाइड करता है, आई थिंक इन द मिडिल ऑर्डर्स, बॉलिंग आई डोंट नो इतनी ज्यादा करेंगे, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस्ड हेड, एज अ मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर, आई थिंक ही विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड अगेन another one who has a lot to prove. ये तीन लोग, आमिर, इमाद and शोएब, people they have a lot to prove, and वो जो कहते हैं ना वो मूवी में खुन्नस, जो ग्रज है उनके अंदर, I think that will play a big part. एब्सोल्युटली राइट। जी, सैल भाई हमारे वापस आ चुके हैं, तो आमिर के ऊपर बात कर लेते हैं सैल भाई आपके साथ। जैसे फराज भाई ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किन लाइन्स के ऊपर बात हो रही है। तो आमिर इज़ अनदर वन जिनको वो अपना पॉइंट प्रूव करना है। अभी फॉर्म भी अच्छी जा रही है उनकी, बीपीएल में भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, इससे पहले सीपीएल में भी अच्छी बॉलिंग की थी। इज़ अनदर वन हू इज़ ट्राइंग टू कम बैक इनटू पाकिस्तान टीम एज़ वेल, क्योंकि उन्होंने बात भी की थी पहले। तो मोहम्मद आमिर के लिए ये सीजन कैसा रहने वाला है आपकी नज़र? Sorry, boys, I had some technical difficulties, so I had to reconnect. So apologize for that. यार मोहम्मद आमिर के पास जिस तरह फराज भाई ने कहा कि it's all about proving everybody wrong, right? And I'm being very kind. जिस तरीके से obviously he's getting up in the age, obviously he's not the same bowler as he was in 2017-16. लेकिन again, motivation, gives you a lot of, takes you places. Actually, let me put it this way. तो अगर वो motivated है, और एक मैं उसकी वीडियो क्लिप देख रहा था, अभी वो रिजवान को भी बॉलिंग जिस तरीके से कर रहे थे मोहम्मद आमिर, तो उनकी आंखों में जो है वो जिस फराज भाई का वर्ड मैं यूज़ करूँगा, खुन्नस नज़र आ रही थी जब वो रिजवान को बॉलिंग कर रहे थे। डिफरेंट लीग थी ऑब्वियसली। तो पीएसएल में हम देख सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि उसका 5 या 10 फोल्ड्स ही होगा एज फार एज द फायर इज कंसर्न। बट अगेन, you need substance with fire. Obviously, we know that he's not the same bowler as he was before. But as a Karachi fan, we can only hope that Imad, the trio of Imad, Shoaib Malik, and Mohammad Amir, can actually take us where at least we can be competitive a little bit and not get embarrassed like we did last year. So yeah, Amir has been a great bowler in the past, and I've
learned my lesson to not write off great players, prematurely, even though he's, as I said, he's not the same as he was before. But yeah, motivation will be there. And as I said, as Faraz Bhai said actually earlier, okay, if they play as a team and with some venom, then I think they might be able to surprise some people. But again, Peshawar Zalmi versus Karachi Kings would be must see TV, obviously. मैंने बोला था सेल्फी वाला मैच तो ना केज मैच होना चाहिए. Yes, absolutely. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. वो जो राइवलरी कराची और लाहौर की रहती थी ना पहले, वो आज अभी से ज़ल्मी और कराची के बीच में आने वाली है, तो इट विल बी एक्साइटिंग टू वॉच, स्पेशली बाबर ना. अच्छा, मैंने हिस्ट्री में देखा है पहले भी फराज भाई, जब ये हमारी पता है ए टीम और पाकिस्तान की नेशनल टीम के आपस में मैचेस होते थे, तो हमारे बॉलर्स हमेशा ना हमारे बैटर्स को डोमिनेट करते हैं. लेकिन बाबर इज वन प्लेयर एक्चुअली जिसको मैंने नेशनल T20 में भी खेला है, आमर के अगेंस्ट खेलते हुए भी, PSL में शाहीन के अगेंस्ट खेलते हुए भी. I've only seen बाबर आजम एज ए बैट्समैन जो अपने बॉलर्स को डोमिनेट करता है. वरना हिस्टोरिकली हमारे बॉलर जब आपस में खेलते हैं ना प्लेज, तो हमारे बॉलर्स हमारे बैट्समैन को चलने नहीं देते हैं. पर बाबर इज द ओनली वन वो जो इनको पिटाई लगा देता है. तो चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक विल गो टू एंड्रयू टाई के ऊपर एक ब्रीफली बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग का थोड़ा सा है मसला, क्योंकि मोहम्मद आमिर इज द स्पेयर हेड इन द बॉलिंग लाइनअप. उसके अलावा आपको फास्ट बॉलिंग में इतने बड़े नाम नजर नहीं आते हैं, पेस की भी थोड़ी सी कमी नजर आती है. तो एंड्रयू टाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल भी चुके हैं, अभी बिग बैश में लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड्रयू टाई का अच्छी फॉर्म में रहना और कराची किंग्स के लिए परफॉर्म करना? फराज भाई, आपसे शुरू करते हैं. ये एंड्रयू टाई पे आई वोंट से अ लॉट, क्योंकि अगेन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है. उनको BBL भी जो होती है तो ऑब्वियसली हाइलाइट्स में देखने को मिलता है, और हाइल्स विकेट टेकर ज़रूर है, लेकिन आप उसकी विकेट्स देखें तो ज़्यादातर वो स्लो बॉल पे कैचेस हो रहे होते हैं. और क्योंकि एंड्रयू टाई ने यहाँ पर नहीं खेला हुआ PSL का, आई डोंट थिंक उसके पास तजुर्बा भी होगा, सो विकेट समझने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई वुडंट हेज माई बैक्स ऑन एंड्रयू टाई. और क्योंकि आपने सही बोला कि हमारे पास एक जेन्युइन पेस की, खैर जेन्युइन पेस हमारे पास है ही लिमिटेड पूरी PSL में, ज़्यादातर तो लाहौर ने उठा ली है. तो जेन्युइन पेस लाहौर है या क्वेटा के पास है, दो ही लोग हैं. बट यार एंड्रयू टाई कैन बी यूजफुल, बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी वन टू प्रेडिक्ट, इन बिकॉज उसकी स्लोअर बॉल्स हो सकता है हम विकेट ले भी लें, लेकिन वो स्लोअर बॉल अगर हाथ में आ गई तो वो बहुत दूर भी जा सकती है. जी बिल्कुल. यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, या फिर सिल्वर कैटेगरी की तरफ चलते हैं ब्रीफली? वहाँ एक बड़ा नाम हमें नजर आता है, शर्जील खान. उसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी उसने फिटनेस भी अपनी इंप्रूव कर ली है, और ही इज अनदर वन. वो जो 3 पहले हम नाम ले रहे थे, फराज भाई जैसे कह रहे थे, ही इज द फोर्थ वन एक्चुअली जो कि पॉइंट प्रूव करना चाहता है, वांट्स टू कम बैक इनटू द पाकिस्तान टीम. तो व्हाट इज योर टेक ऑन शर्जील खान? और आपके फेवरेट तैयब ताहिर भी जो है वो भी वहीं पे मौजूद हैं सिल्वर कैटेगरी में. सो व्हाट इज योर टेक ऑन शर्जील खान? जी बिल्कुल, जैसे अभी रिसेंटली देखा है कि उन्होंने कुछ वेट वगैरह भी काफ़ी लूज़ किया है, एंड आई थिंक ही इज़ ट्राइंग रियली हार्ड. तो शर्जील के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं भी कहने वाला था कि ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दैट ग्रुप जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि ही स्टिल बिलोंग्स एट द इंटरनेशनल लेवल. तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शर्जील ऑल्सो. माई ओनली वरी इज के उसकी फील्डिंग जो है वो स्टिल इट्स नॉट ऑन पार विद मैनी अदर प्लेयर्स. तो उसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी वेट लूज करने के साथ कोई फील्डिंग भी इम्प्रूव की है या नहीं की. बट हैविंग सेड दैट, आई मीन इज अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, और पहले 6 ओवर्स का जो यूटिलाइजेशन है, अगर शर्जील वहां पे स्टैंड करता है तो आई थिंक कराची किंग्स कैन एक्सेलरेट इन दोस फर्स्ट पावर प्ले ओवर्स. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर हिम ऑल्सो, PSL. अगर वो यहाँ पे प्रूव करता है तो आई थिंक ही हैज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द फ्यूचर पाकिस्तानी टूर्स. जी फराज भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन शर्जील खान? ये जहाँ तक शर्जील का पाकिस्तान टीम में आने का मुझे लगता है वो तो बहुत ही मुश्किल है, गिवन हिज पास्ट. आई थिंक उसको थोड़ा सा राइट ऑफ कर दिया गया है, मुझे जो लगता है. बट हाँ, अनलेस ही रियली डज, जैसे कहते हैं ना, पोस्टर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. सो शर्जील का तो मैं इन सिंपल टर्म्स मेरा बायस है क्योंकि वो हैदराबाद से है. सो आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो मेरा एक बायस शर्जील की तरफ से हमेशा से रहा है. और लेकिन वो नाजायज़ बायस भी नहीं है, क्योंकि जब वो आया था नया-नया, जब ओपनिंग स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जब उसने टूर किया था, मुझे वो इसलिए पसंद आया था कि जो कि अगेन ही वाज़ नॉट कंसिस्टेंट विद इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. मुझे उसमें एक चीज़ अच्छी लगी थी कि उसके अंदर बिग हिट्स तो थी, लेकिन ही वाज़ वेरी गुड इन सिलेक्टिंग द राइट बॉल्स. मैंने देखा था कि वो अक्सर रोकता था, जैसे इसको हल्का मिलता था बॉल तो वो फ़ौरन छोड़ता नहीं था उसको. तो दैट वाज़ समथिंग ही इनिशियली ही वाज़ वेरी गुड एट, कि गलत बॉल पे जो है ना वो नहीं मारता था. बाद में एनीवेज ही लॉस्ट इट अ लिटिल. और लेकिन वेट का जहाँ तक ताल्लुक है, उसने वेट लूज तो किया है. ये है कि
जब तक PSL शुरू हो तब तक वो दोबारा क्योंकि जिस वो तो उसकी खाने की आदत है। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक फ्रेंचाइज है हैदराबाद में, वो अक्सर मुझे वीडियोस भेजता है कि ये देखो आज ये क्या क्या खा रहा है। तो I'm hoping कि वो हरकतों पे ना जाए दोबारा और एटलीस्ट PSL तक वो अपना वजन बरकरार रखे। लेकिन एज अ बैट्समैन आई ऑलवेज गेट वेरी एक्साइटेड जब वो बैटिंग करता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शर्जील एंड अगेन somebody with a point to prove. I hope he does it. एब्सोल्युटली जी। यासिर भाई के फेवरेट प्लेयर तैयब ताहिर, he actually wants तैयब ताहिर to play most of the matches for Karachi Kings। तो तैयब ताहिर के बारे में थोड़ा सा बताइए यासिर भाई। जी जहांगीर भाई, आपके भी आई थिंक फेवरेट इमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर हैं वो। द ओनली चैलेंज इज कि उनको कितने मैचेस मिलते हैं। आई थिंक उसकी पाकिस्तान कप में फिनोमिनल उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी, और उसने जिस तरह एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर में भी आके जो रन आउट किया फिन एलन का, ही इज अ गन फील्डर जो उसकी मशहूरी है डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। तो रियली एक्साइटेड टू सी के फर्स्ट ऑफ ऑल कराची पिकिंग हिम, एंड नाउ होपफुली आई थिंक अगर उसको कोई गेम मिलते हैं तो ही कैन प्रूव इन दोज गेम्स। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम। जी, और अगले 2 प्लेयर इनके हैं मीर हमजा और आमिर यामीन। आमिर यामीन हमेशा इनके साथ रहते हैं, ज़्यादातर खेलते भी हैं। एक बार एलेक्स हेज उनके पीछे पड़ गए थे और उसके बाद उनको बाहर बैठना पड़ा था, लेकिन इज़ अनदर क्वालिटी ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। और मीर हमजा का पिछला साल जो है वो बड़ा अच्छा गया था पाकिस्तान सुपर लीग में। जब ये इनके ज़्यादातर प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे तो फिर रिप्लेसमेंट में आए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, एंड बड़ी इम्पैक्टफुल उनकी बॉलिंग रही थी। अभी पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बिल्कुल उनका हाई होगा। हालाँकि लोग कहते हैं शायद कि वो रेड बॉल के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया था कि वो व्हाइट बॉल के भी उतने ही अच्छे बॉलर बन सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो देयर आई थिंक देयर इज इनफ क्वालिटी इन द बॉलिंग एज वेल। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए कोयटा के साथ और लाहौर के साथ, उतनी अच्छी उनकी बॉलिंग नहीं है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। स्पिनर्स में तो उनके पास जो है ना वो क्वालिटी जरूर मौजूद है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इमर्जिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे मेरा फेवरेट जो कैटेगरी है ना इस पाकिस्तान सुपर लीग की, वो इमर्जिंग है। और उसमें सबसे एक्साइटिंग प्लेयर जो है इमर्जिंग की कैटेगरी के, वो है कासिम अकरम और कराची किंग्स के पास है। तो फराज भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन कासिम अकरम? और अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कासिम का सीजन अच्छा जाता है, क्योंकि रेगुलर वो खेलने तो वाले ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो अगली सीरीज आएगी न्यूजीलैंड की 5 वनडेज और 5 T20 मैचेस, उसमें वो अपनी जगह बना सकता है। इज दैट क्लोज टू पाकिस्तान टीम एज वेल। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराची किंग्स के लिए कासिम का परफॉर्म करना और उसके अपने लिए? अगर कासिम जो है ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि मैंने आपको जैसे पहले भी स्पेशल में जिक्र किया, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिस पे हर एक की नजर होती है कि यार ये कुछ बन सकता है हमारे टीम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अंदर एक कुछ होते हैं ना, आपको लास्ट सीजन में आप देखें जब वो आखिर में आया था तो उसने एक दो परफॉर्मेंसेज ऐसी दी थी, उसके अंदर एक ग्रिट, एक डिटर्मिनेशन, एक अलग सी है। टैलेंट तो अपनी जगह अगेन होता है, लेकिन मैं प्लेयर में हमेशा एक टफनेस देखता हूँ कि मुझे उसमें नजर आती है। वो अंडर 19 लेवल भी मैंने उसको पहली बार देखा था, आई थिंक लास्ट आई थिंक 2 सीजन पहले जो डोमेस्टिक T20 कप था उसमें उसको उसकी बैटिंग और बॉलिंग, आई नेवर हर्ड ऑफ हिम बिफोर दैट। तो 2 सीजन पहले की आई थिंक बात है, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदा जो है कोई इसमें ही लुक्ड अपार्ट। उसकी बॉलिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा कोई खतरनाक ऑफ ब्रेक नहीं करता, लेकिन आप अगर उसकी बॉलिंग देखें, लेंथ खींचना, लेंथ ऊपर करना, बॉलर बैट्समैन को फंसाना, जितनी वो लिमिटेड एबिलिटी में कर सकता है वो करता है। और बैटिंग उसकी आई थिंक अगेन नॉट समथिंग के उसके पास तैयब ताहिर वाले शॉट भी नहीं है, ना वो एल्बो वाले उसके हैदर अली के स्ट्रेट एल्बो वाले शॉट्स हैं, बट जब भी वो खेलता है आपको लगता है कि ही इज वर्किंग रियली हार्ड टू मेक श्योर ही स्टेज टिल द, आई मीन सो अगेन देयर सो मेनी थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम कासिम अकरम। एंड ये वो है जैसे लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं ना जहांगीर भाई, ये वो है। और जहांगीर इसकी जहांगीर भाई एक और चीज जो है जो पिछले सीजन हम लोग काफी बात कर रहे थे हर जगह कि कराची ने अपनी सबसे वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, अगेन देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कराची के साथ थी, कराची ने कोर नहीं डेवलप किया। और जो कोर था भी उसमें अब्बास आफरीदी हो गए या वो जो फादसा अरशद इकबाल उनको जाने दिया। आई थिंक देयर वाज अ वेरी बैड मूव ऑन देयर पार्ट। सो अब उनको कोर डेवलप करने की जरूरत है। आई थिंक ही कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ही और हैदर अली, आई थिंक ये लोग कोर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं। और कासिम को इन्होंने जो है ना इस तरह ट्रीट करना है कि बेसिकली जैसे फुटबॉल में कहते हैं ना कि दिस इज यू एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अ टीम अराउंड यू। सो उसको लॉन्ग टर्म, जैसे हमने शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात की, इमरान ताहिर हो गए, शोएब मलिक हो गए, शॉर्ट टर्म सक्सेस है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इस तरह के प्लेयर आपको लेके चलने और इनको आगे लेके जाना है। आई थिंक ही कैन बी अ वेरी बिग एसेट फॉर कराची इन द लॉन्ग टर्म।
एब्सोल्युटली राइट। जहांगीर भाई तो सप्लीमेंट्री की तरफ अगर चलें तो उसमें तबरेज शम्सी और मोहम्मद उमर को इन्होंने डाला है कराची किंग्स ने। अगेन वेरी एक्साइटिंग पिकिंग्स, स्पेशली तबरेज शम्सी इज अनदर कैरेक्टर। सो डू यू सी कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इमरान ताहिर के होते हुए और बाकी जो उनका स्क्वाड है बॉलिंग स्क्वाड में, तो डू यू फील कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है? नहीं, तबरेज को तो बिल्कुल मिल सकती है, क्वालिटी प्लेयर, करंट साउथ अफ्रीका की T20 और इवन वनडे में भी वो रेगुलर मेंबर है और नंबर 1 भी रह चुका है T20 बॉलर इंटरनेशनल, तो बिल्कुल उसको मौका मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है फिर कि उनका टीम कॉम्बिनेशन क्या है, अपोजिशन क्या कैसी खेल रही है, उसमें लेफ्ट हैंडर्स कितने हैं, राइट हैंडर्स कितने हैं, या अगर इमरान ताहिर को कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है तो बिल्कुल तबरेज एक इम्पैक्टफुल बॉलर भी बन सकता है, स्पेशली जब कराची वाली लैग शायद होगी ना, क्योंकि पिंडी में अगर ज्यादा मैचेस हैं तो वहां पे तो टर्न होने वाला नहीं है बॉल, वहां पे शायद नहीं तबरेज शम्सी इतना ज्यादा खेल पाएंगे। लेकिन लाहौर में या फिर कराची में, इवन मुल्तान में भी अगर बॉल ऐसी पिच है, ड्राई है, तो उसके ऊपर बिल्कुल तबरेज शम्सी खेल सकते हैं और इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। सिर्फ उनको फहर दमान से बचना होगा, क्योंकि फहर उनकी बहुत पिटाई लगाते हैं जब भी खेलते हैं। तो उमर जो थे पिछली बार कराची में तो नहीं थे, ये पेशावर दलमी की तरफ से खेले थे। इज अ वेरी गुड बॉलर। कादर आज़म ट्रॉफी का सीजन बड़ा शानदार उनका गया है, वो भी एक कैंडिडेट थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आने के लिए, लेकिन उनको नहीं ऐड किया गया था। इज मोर ऑफ ए रेड बॉल बॉलर टू मी, लेकिन पहले खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, अच्छी बॉलिंग भी कर चुके हैं। एक मैच में शाहीन के आगे चढ़ गए थे, वो चले किसी भी बॉलर का बुरा दिन हो तो उसके पिटाई लग जाती है, लेकिन इज अनदर वेरी वेरी टैलेंटेड ताल्लुक भी कराची से है ना? जी बिल्कुल, सिंध से ये खेलते हैं, कराची से। पहली बार कराची का प्लेयर कराची से खेल रहे हैं, आप उस तरफ जा रहे हैं, वरना वो खिलाते नहीं। हमजा भी कराची से, हमजा भी है। हाँ बिल्कुल, मीर हमजा भी। हमजा एक मिस कर गए हम, यंगस्टर एक थे, वो इरफान खान नियाजी हैं। आई थिंक फ्रॉम सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से वो भी आए हैं, एंड इज अनदर एक्साइटिंग यंग बैट्समैन। फिनिशर के तौर के ऊपर उनको यूज किया जाता है, इज हार्ड हिटिंग बैट्समैन, तो वो भी एक अच्छी पिक हो सकता है अगर उनको मौका मिलता है खेलने का। तो ये हमने सारे प्लेयर्स को तो कवर कर लिया। फराज भाई, हाउ डू यू सी द स्क्वाड ओवरऑल? क्या आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट अभी आने वाला है तो उसमें कैसे प्लेयर्स इनको पिक करने चाहिए, जो थोड़ी सी हल्की आपको लग रही है डिपार्टमेंट? यार एक प्लेयर जो कि हर एक को चाहिए, जो कि मुश्किल ही मिलना, वो होता है जेन्युइन पेस। सबसे कम चीज, मुश्किल चीज होती है पकड़ना, वो उनके पास शायद नहीं है। एजिंग टीम है, एवरेज एज आई थिंक इसकी ये निकाली, आई डोंट नो व्हाट द एवरेज एजेस वुड बी प्रीटी हाई। तो एक्सक्यूज मी, तो आई थिंक फास्ट जेन्युइन क्विक अगर होता तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट missing link in the whole team. I think genuine quick. The strongest point I think I see is the middle and lower order, क्योंकि उसमें आपके पास तजुर्बा काफ़ी है, आपके पास शोएब मलिक है, जेम्स विंस है, फिर नीचे यंग कासिम अकरम एज ए फिनिशर आ सकते हैं। सो आई थिंक दैट स्पिन में इमरान ताहिर की हमने बात की थी, जैसे कि ना वो dependable hai, and again more times than not he produces the goods for you. So I think spin is pretty well covered as well. Fast bowling is a weakness. Opening is a hit, can be a hit and miss. Haider Ali again, he's had his problems. Sharjeel, he's had his problems. जब शर्जील चलता है तो फिर 2-3-4 गेम चलता है, नहीं चलता है तो बिल्कुल भी नहीं चलता। So अगर हैदर और शर्जील ओपन करते हैं तो opening would not be stable. One of them will always most likely fail. So I think opening would be a bit of a concern. Middle to lower order is good. Spin department is good, but fast bowling and opening I think are the problems. Right. So एक आइडियल को रफ प्लेइंग 11 आपकी नजर में है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अभी आपको नजर आता है इन प्लेयर्स में से? यार अभी तो फॉरन you know what, अभी on the go, let's make it right now, on the go बनाते हैं। ठीक है, चलें जी, शर्जील और हैदर आपके हो गए 1 और 2। नंबर 3 पे आप डाल दीजिए जेम्स विंस को। नंबर 4 पे आपके आ गया शोएब मलिक। नंबर 5 पे कासिम का नंबर अर्ली, चले कासिम को अगर डाल देते हैं हम 5 पे। नंबर 6 पे आपने डाल दिया वेट को, वेट और कासिम को यू कैन स्वैप। हाँ, तो नंबर 6 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम जाएं नंबर 7 पे, अगर आमिर को डाल दें। नंबर 8 मीर हमजा। नंबर 9 इमरान ताहिर। नंबर 10 एंड्रयू टाई obviously will come a little up. Number 10 and I think
तैयब ताहिर को समहाउ अगर हमारे इमाद मिस कर गए आप। इमाद इतना इनसिग्निफिकेंट हो कप्तान गया के बगैर खेलने वाले हैं क्या? सो ठीक है, नंबर इमाद को अब नंबर 7 कर दीजिए एंड द रेस्ट आई थिंक फिट्स, बट आई थिंक अगर ये प्लेइंग 11 है देन वी लुक एट द बेंच। जेम्स फुलर है हमारे पास बेंच पे, इरफान खान है, अखलाक भी है, अखलाक की हमने बात की, अखलाक है, उमर है, शमसी, तैयब ताहिर। आई थिंक दे हैव अ डिसेंट बेंच अगर वंस वी पिक द फर्स्ट 11। सो ये टीम फाइनल वर्ड ये भी है इस पे जाएंगे भाई, ये टीम जीतेगी नहीं टूर्नामेंट, ठीक है, ये तो खैर ख्वाब है भी नहीं हमारा, टॉप 4 में जरूर आ जाएगी मेरा ख्याल है। राइट, सो व्हाट इज योर टेक यासर भाई फाइनली के आपको लगता है कि कराची किंग्स टॉप 4 में आ जाएगी? यार we'll find out soon I guess. मैं वही रैकेट देख रहा था कि unfortunately Karachi has the most number of losses among all the PSL teams, 43. So that's a big number. I'm sure कि लाहौर भी करीब ही होगा उसके, लेकिन somehow वो पिछले 1-2 सीजन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी I agree with Faraz bhai's 11, लेकिन I personally will go with Vince as an opener and bring Haider Ali as one down. बाकी तैयब ताहिर को मैं definitely playing 11 में रखना चाहूँगा। किसकी जगह शुएब मलिक को बाहर बिठाएंगे क्या? If I have to make 11, मेरे ख्याल से शर्जील, विंस, हैदर फर्स्ट 3 हो गया आपके, फिर नंबर 4 पे मलिक है, एंड देन तैयब ताहिर, 5-6 पे कासिम, फिर वेड ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली आप कासिम और वेड के दरमियान में स्वैप कर सकते हैं, एंड देन इमाद, इमरान ताहिर, आमिर, और एक बॉलर आप कोई भी और खिला लें फिर। राइट, ये होगी जी यासर भाई की प्लेइंग 11। आप कमेंट सेक्शन में जो लोग देखेंगे आप एग्री कर सकते हैं इनसे या डिसएग्री कर सकते हैं, पर रिस्पेक्टफुली कमेंट कीजिएगा प्लीज। आज की वीडियो यही तक रखते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम फराज भाई का, इन्होंने इतना ज्यादा टाइम दिया। रेलू कट्टे को भी इतना टाइम ये नहीं देते, मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है, ये आते हैं और चले जाते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फराज भाई कि आपने इतना टाइम हमें दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। यही है जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।